Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome back to my channel Physics Munitions. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 HCV. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁻7 कूलम. जो गिवन है पहले उसको लिखते चलते हैं. ठीक है, चार्ज गिवन है अपने पास में, आइडेंटिकल बॉल्स है तो चार्ज कितना गिवन है उनका 2 into 10⁻⁻7 कूलम. राइट, क्लियर है. ओके, मास कितना गिवन है अपना, इनका मास गिवन है 100 ग्राम्स. तो केजी में कन्वर्ट करना है तो 100 into 10⁻³ केजी. राइट, क्लियर है. आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. मान लेते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको एल से रिप्रेजेंट करें अगर, तो वो है अपने पास में 50 सेंटीमीटर. ठीक है, कह रहा है द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड. जो बॉल्स है हमारी वो कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, अगर आर उसको मैं बोलूं तो वो बोला गया है 5 सेंटीमीटर पर. ठीक है, तो क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल्स. ओके, देखिए जरा आपका इसका एक अगर रफ डायग्राम हम लोग बना लें तो हम लोगों को क्लैरिटी ठीक ढंग से आ जाएगी. राइट, तो आइए जरा पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. मान लीजिए ये सस्पेंशन वाला पॉइंट है जहां पर टू स्ट्रिंग्स अपनी क्या है इस तरीके से सस्पेंड की गई है. ठीक है, इनसे अटैच्ड है दो स्फीयर्स या दो बॉल्स, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं आप. ठीक है, इनके चार्जेस मान लेते हैं क्यू क्यू है. ओके, और इनका मासेस क्या क्या गिवन है अपनों को, एम एंड एम, क्योंकि आइडेंटिकल बोला गया है. राइट, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितना बोला गया अपनों को, आर. ये सेपरेशन कितनी है, आर. ऑल राइट, और लेंथ वगैरह इनकी एल दी है. ठीक है, तो सोच करके देखो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये भी तो थीटा होगा, बाइसेक्ट ही तो करेगी इसको क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है. राइट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी r/2. राइट, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन थीटा देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जरा ध्यान से. साइन थीटा, क्या साइन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस r/2 डिवाइडेड बाय l. राइट, तो r/2 डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 12. ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, देखो जरा साइन थीटा हो जाएगा, r की वैल्यू रखिए 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय l इज 50. अच्छा, कोई कह सकता है कि सर आपने इसको मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो वो कैंसिल आउट कर जाएगा. राइट, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20. ये आ गया साइन थीटा. अगर साइन थीटा पता चल गया तो क्या कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इज यस, कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉस थीटा क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से सभी लोग, कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा, जब मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कंपोनेंट ब्रेक होंगे. राइट, तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच मींस 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर रूट. राइट, यही तो आएगा. तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जब इवेल्युएट करेंगे तो ये आती है 0.998. ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, 0.998. ठीक है, ये अपने पास में आ गई 0.998. ठीक है, तो अपने पास में ये सिचुएशन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही इवेल्युएट करके रख ली. ठीक है, अब आइए जरा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है उन्होंने हमसे. सिंपल, तो पार्ट ए में कह रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल्स. किसी एक पर्टिकुलर बॉल पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा. देखो इसकी वजह से जो इस पर फोर्सेज लग रहे होंगे ना, वो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे, केवल और केवल एक Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा,
बट इस पर वेट की वजह से एक और फोर्स लग रहा होगा, दैट इज mg, और एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज टेंशन, राइट। ये तीन फोर्सेस इस पर इस टाइम पर एक टाइम पर ये वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो देखो जरा, अब मुझसे कह रहा है कि ये Fe की वैल्यू बताइए, तो Fe की वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत इजी टास्क है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रीजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोलम्बिक फोर्स जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 Q2 यहाँ सेम है तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, उनके बीच की सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट ए है, हमसे जो पार्ट ए में पूछा जा रहा है ये पार्ट ए है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आइए कितना मिलेगा देखो जरा ध्यान से, के की वैल्यू कितनी है अपनी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है इनके बीच की सेपरेशन 5, मीटर में चेंज करिए 10 रेज़ टू द पावर -2 होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट करने के बाद में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी Fe इज इक्वल टू 0.144 न्यूटन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया सिंपली। तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, इजी था, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। तो पार्ट बी की बात करते हैं हम लोग। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, जो इस पर नेट फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो हमसे पूछा जा रहा है उसका अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कौन कौन से फोर्स उनका कंपोनेंट होने वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल अगर थीटा था तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसमें mg और fe की कंपोनेंट तोड़ो। कोई कह सकता है कि सर t के भी तो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अलोंग द स्ट्रिंग रहना चाहिए और परपेंडिकुलर। तो अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग तभी होगा जब हम fe और mg के कंपोनेंट तोड़ेंगे, राइट। तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos ऑफ थीटा, क्लियर। और इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी इसके स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, राइट। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसका mg cos थीटा तो इधर आया, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना कंपोनेंट आएगा, mg sin ऑफ थीटा, राइट। ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, तो ये भी हो गया अपना थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना है, fe cos ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा इसका fe sin ऑफ थीटा, राइट। अब देखो अलोंग द स्ट्रिंग की बात करता हूं मैं, पार्ट बी, पार्ट बी अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स की बात की जा रही है, तो मैं इसमें लिख रहा हूं एफ नेट, इसको पैरेलल नाम दे रहा हूं अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो एफ नेट पैरेलल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा, एफ नेट पैरेलल क्या मिलेगा भाई अपनों को, एफ नेट पैरेलल, ध्यान से देखो, एफ नेट पैरेलल कुछ और नहीं, वो अपना क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जो बॉल का मोशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, ये केवल और केवल ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, बट ये तो इसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो इस बार इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में अपना क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, हवा में थोड़ी ना इधर उधर भाग रही है, ये ऐसे मूवमेंट कर सकती है, इसी तरीके से तो मूवमेंट कर सकती है, ये ऐसे तो भाग नहीं रही है, राइट। तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, और इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये फोर्स इस डायरेक्शन में और ये mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो अलोंग द स्ट्रिंग एफ नेट जो होगा वो अपना जीरो होगा, विच मीन्स यहां से एक इक्वेशन बना करके मैं टेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूं। टेंशन कितना आ जाएगा, mg कोसाइन ऑफ थीटा प्लस fe साइन ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, mg की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो चाहो तो mg की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए पहले
या फिर बाद में देखा जाएगा, उसी टाइम पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो अपने को ये समझ में आता है, एक आंसर तो ये हो गया इसका, अलोंग द स्ट्रिंग हमारा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा अपना, 0 होगा। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग की बात करें, विच मीन्स अगर मैं इसको एफ नेट परपेंडिकुलर बोलूं, तो एफ नेट परपेंडिकुलर कितना होगा सोचो, क्या एफ नेट परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इसमें चॉइस है आपकी कि चाहो तो आप डायरेक्ट लिख लो एम जी साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा, या फिर आप लिखो एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। बट कुछ कॉमन सेंस से अगर लगाओगे आंसर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बेसिकली बॉल दूर भाग रही है, तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट ज्यादा रहा होगा, क्या एफ ई कॉस थीटा, राइट। तो इसका मतलब जो एफ नेट पैरेलल लिखना चाहिए, हालांकि आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा अपने आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली इसमें ये वाला फोर्स ज्यादा था। ठीक है, बट कुछ चीजें कॉमन सेंस से समझ में आती हैं। तो एफ नेट परपेंडिकुलर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा अपना, एफ ई कोसाइन ऑफ थीटा माइनस टाइम्स एम जी साइन ऑफ थीटा, राइट। इसलिए मैंने कॉस थीटा साइन थीटा पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्लियर है। आइए सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो जरा, एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू है 0.144, 0.144। कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.998, राइट, माइनस टाइम्स एम जी की वैल्यू कितनी है, अच्छा कैलकुलेट नहीं की अपनों ने, ठीक है, तो आइए इवेल्युएट कर लेते हैं। एम जी चाहो तो यहाँ पे लिख लें, चलो ठीक है, इसी में लिख देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10⁻⁻3 कितना बचेगा, 0.1। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई जी कितना होता है, 9.81 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा कितना है अपने पास में, 1/20। ठीक है, तो आप इसको इवेल्युएट करिए तो देखिए क्या मिलेगा आप लोगों को। यहाँ से अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एफ नेट परपेंडिकुलर इक्वल्स 0.144, राइट। इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 0.095 न्यूटन। ठीक है, तो एफ नेट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, वो होगा हमारा ये, राइट। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया, एक तो ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर। ठीक है, एक तो ये होगा और दूसरा जो होगा वो ये वाला, करेक्ट। अब आइए पार्ट सी क्या कह रहा है हमसे। पार्ट सी में बोला गया है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो इक्वेशन नंबर 1 से सीधे टेंशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो पार्ट सी के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा आप लोग को, देखो जरा, टेंशन इज इक्वल टू mg, mg की वैल्यू कितनी है, अभी अभी इवैल्यूएट किया, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.981। तो 0.981 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, cos थीटा इज 0.998, 0.998 प्लस fe कितना था, 0.144 इंटू साइन थीटा इज 1/20। क्लियर, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू अपनी आती है यहाँ से 0.986 न्यूटन। तो ये पार्ट सी हो गया अपना, राइट। पार्ट डी की बात करते हैं हम लोग की, पार्ट डी क्या कह रहा है हमसे। पार्ट डी में क्या बोला गया, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स आंसर, ओके, आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज, ओके ठीक है, हाँ। तो हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये लास्ट पॉइंट में अपनों से पूछा गया पार्ट डी में। तो देखो जरा, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, नेट फोर्स जो इस पर आ रहा है वो केवल और केवल इसी डायरेक्शन में है, और एफ नेट अपने परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं, तो एक्सेलरेशन जो लिखा जाएगा आपको नहीं लगता वो ये लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ये क्या होगा अपना, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपना नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आएगा और वो होगा कितना, ए परपेंडिकुलर, अगर मैं उसको लिखूं तो एफ नेट परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय मास, मास इसका, राइट। तो ए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा, एफ नेट कितना है अपने पास में, ये रहा 0.095 डिवाइडेड बाय मास कितना है अपना, 100 इंटू 10⁻³ को क्या लिख सकता हूँ, 0.1।
ठीक है। तो 0.7 से जब मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करोगे इसे तो ए परपेंडिकुलर आ जाएगा अपना 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट डी का आंसर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है पार्ट डी का। तो देखो जरा, आपके सामने चारों पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं और एक ही बोर्ड पर लाने की कोशिश की है ताकि आप लोग क्लैरिटी से कंपैरिजन कर सकें कि कहाँ से कौन सी चीज उठा करके सब्स्टिट्यूट की गई है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 22। और आप देखेंगे कि आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो 22, 23, 24, 25 ये सारी की सारी एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 23, HCV। आइए क्वेश्चन नंबर 23। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब दोनों को इनको रब किया गया तो इसका मतलब एक पर अगर प्लस क्यू चार्ज आया तो दूसरे पर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, क्योंकि एक सेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दूसरे में, राइट। तो जितने जो ट्रांसफर करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही और जो लेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, राइट। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड through two strings of length 20 centimeter each, the separation between the suspension points being 5 centimeter। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। दो रॉड से सस्पेंडेड है, एक रॉड ये रही, एक रॉड ये रही, राइट। तो बोला गया है कि through two strings of length 20 centimeter, the separation between the suspension points being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the pith balls is 3 centimeter. लॉजिकल है भाई, जब दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा तो होगा क्या सिचुएशन में, होगा ये कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के बाद में ये बोल रहा है कि उनके बीच की सेपरेशन जो रह जाती है वो कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है। आइए देखिए जरा, मान लीजिए ये दो पिथ बॉल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इनके बीच की सेपरेशन अब फाइनली कितनी रह गई, 3 सेंटीमीटर। तो इनिशियली कितनी थी, इनिशियली ये सिचुएशन कुछ ऐसे रही होगी, राइट। ओके, तो ये सिचुएशन थी, तो ये इनके बीच की सेपरेशन इनिशियली दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। तो सिमेट्री से आप देख सकते हो जितना ये इधर अट्रैक्ट होकर के आई होगी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी अपना कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ये तो लॉजिकल है, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इधर एक दूसरे के पास में आ रही होगी, राइट। एफ ई, ठीक है, समझ में आती है सिचुएशन ये। तो अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है तो ये भी क्या होगा, अपना थीटा ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, सिचुएशन ये गिवन है। अच्छा, टू स्ट्रिंग्स की लेंथ भी गिवन है, तो एक काम करते हैं लेंथ भी लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये लेंथ है एल, एल कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलराइट। तो हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन बिटवीन, सॉरी, in equilibrium the separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the string। मास बताना है और टेंशन बताना है, ठीक है। चार्ज ऑन ईच बॉल हैज अ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻। मान लीजिए इसका चार्ज क्यू था और इस वाली का भी चार्ज क्यू था, इसका मास अगर एम था तो इसका भी मास क्या था, अपना एम था, ठीक है। ये सिचुएशन है, तो हमसे पूछ रहा है टेंशन क्या होगा और इसका मास क्या होगा। किसी भी एक का एफबीडी बना लेता है। सपोज करो अगर मैं टेंशन की बात करता हूँ, किसी एक इसका एफबीडी बनाता हूँ मैं, तो देखो अगर इसी में बनाऊंगा तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, वैसे बना तो सकते हैं, ठीक है। एमजी क्या होगा, नीचे की तरफ, और टेंशन किधर होगा, इधर होगा, राइट। अब देखो जरा, अब यहाँ पर हम टेंशन के, क्योंकि इसने बोला है इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, क्या इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन ऑफ थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 और वर्टिकल में नेट फोर्स 0, व्हिच मींस मैं बोल सकता हूं T cos थीटा शुड बी mg एंड T sin थीटा इज नथिंग बट fe। यस सर, क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा, चार्ज आप लोगों को कितना गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है इन्होंने, 2 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ये पहले हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, क्या एफ लिखा जाएगा के क्यू वन क्यू टू दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो चुकी है 3, तो उसको मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आइए कितना वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 9 इंटू 10⁻⁹ क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर, क्यू कितना था 2 इंटू 10⁻⁸ होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.004 न्यूटन, ये आया एफ, ठीक है। तो एफ अपनों को पता चल गया, ऑलराइट। तो हमसे मास पूछा गया, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को, 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो क्या मिलेगा, mg डिवाइडेड बाई fe इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा, राइट। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, क्या m की वैल्यू आ गई fe cot थीटा डिवाइडेड बाय g, राइट। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा अपने को। आइए देखिए जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा देखो जरा, m इक्वल्स एफ कितना है 0.004 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा ये कॉट थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले अपनों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉट थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग सारी वैल्यूज, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ इस वाले ट्रायंगल में देखो कॉट थीटा लेते हैं, कॉट थीटा क्या बोला जाएगा, कॉट थीटा इज कितना मिलेगा देखो जरा ध्यान से, वैल्यूज अगर हम लोग देखें तो, ये एक काम करो ना, डायरेक्ट लिखेंगे ना हम लोग उसकी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये है 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गई 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस 1 दैट इज 399, तो ये आ गई, है ना। तो आइए अब इसमें थ्री, इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा आप लोग को, m इक्वल्स एफ की वैल्यू 0.004 मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना हो जाएगा अपना, आप देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना अपना √399 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना अपना 1, राइट। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूनिट का, मल्टीप्लाइड बाई जी कितना है अपना, जी की अगर वैल्यू देखें तो जी है अपने पास में 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी है। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो मास की वैल्यू जो हमारे पास में आती है वो आती है 8.2 इंटू 10⁻⁻³ kg, ग्राम्स में करना है तो ग्राम्स में क्या हो जाएगा 8.2 ग्राम्स, राइट। तो हमारे पार्ट ए का तो ये आंसर आ गया है कि मास जो पूछा गया था। अब आगे क्या पूछा गया है हमसे देखो जरा, उन्होंने पूछा कि टेंशन कितना होगा। तो देखो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, क्या काम कर ले, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, नाउ क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या देगा हम लोगों को, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाद में लगेगा, ठीक है, क्लैरिटी है। तो देखो जरा क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते आइए, m कितना है 8.2 इंटू 10⁻⁻³ 9.81 का स्क्वायर प्लस एफ ई कितना था 0.004 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सब सही है, राइट।
तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू अपनी आती है 8.2 इंटू 10⁻⁴, स्क्वायर रूट भी लेना है ना इसमें, हाँ ठीक है, तो 10⁻⁻² न्यूटन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्योर कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो केवल इतना सही है, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो मास पूछा गया था, मास पता चल गया, टेंशन पूछा गया था, टेंशन पता चल गया। ऑलराइट, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 HCV। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहे हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम, जो जो गिवन है लिखते जाते हैं हम लोग फटाफट, है ना। मास कितना गिवन है अपनों को? 20 ग्राम्स। ओके, और क्या गिवन है? आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच। लेंथ कितनी गिवन है अपनों को? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में उनके बीच की सेपरेशन जो है वो r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बोला गया है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो मान लेते हैं चार्ज क्यू था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका हम लोग एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर से जैसे ऑलरेडी हमेशा बनाते आ रहे हैं हम लोग। तो देखो फटाफट इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप की ऑलरेडी हम लोग 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, राइट। और बीच की सेपरेशन r दी हुई है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, और ये है l, ये है l। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, जरा कोई मुझे बताओ। क्या ये वाली लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। r स्क्वायर बाई 4 क्यों? क्योंकि ये होगी r बाई 2, राइट, ये होगी r बाई 2, ठीक है। क्लैरिटी है। अब देखो इसमें कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। पहला फोर्स वर्क कर रहा है टेंशन, दूसरा फोर्स वर्क कर रहा है इसका mg, और इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दैट इज Fe, ठीक है। अगर ये एंगल में मैं थीटा बोलूं, फास्ट तो हो नहीं रहा होगा, राइट, क्योंकि हम लोग पहले भी ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। अगर ये एंगल थीटा बोला जाए तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा t sin ऑफ थीटा। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें तो एट इक्विलिब्रियम क्या मिल जाएगा? t cos थीटा इज mg एंड t sin थीटा इज Fe, राइट, क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, Fe होगा कितना? क्या के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। आइए, तो हम लोगों को क्या चाहिए? चार्ज चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम लोग करेंगे तो बताइए अपनों को क्या मिलेगा? क्या 2 डिवाइडेड बाई 1 करने पे हम लोग को मिलेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम जी इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, टी निकल लेंगे। तो इसका मतलब क्या मिला अपनों को? के क्यू स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी टेन थीटा इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? के, इसका स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। आइए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू m कितना था अपने पास में? 20, तो 20 को कन्वर्ट करिए, 20 इंटू 10⁻⁻3, g कितना होता है? 9.81 मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा। इस वाले ट्राइंगल में जरा टेन थीटा लीजिए। इस वाले ट्राइंगल में अगर टेन थीटा हम लोग लेंगे तो टेन थीटा क्या मिलेगा अपने को? टेन थीटा मिलेगा, कितना मिल जाएगा? दिस अपॉन दिस। तो ये लेंथ कितनी है? ये तो है r बाई 2, ये कितनी है? r बाई 2, और r है कितना? 4, तो 4 बाई 2 इज 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2। ओके, डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का 4, तो एल स्क्वायर हो गया 40 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4, है ना। 16 बाई 4 इज 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर। ये आ गया टेन थीटा की वैल्यू, राइट। समझ में आया टेन थीटा कैसे आया है? टेन थीटा ऐसे आया है अपना, ये आर बाई 2 है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो।
टेन थीटा की वैल्यू है r/2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको वही मिलेगा जो उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा ये था हमारे पास। चलिए आइए वापस लौटते हैं इधर। तो एम जी टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 4, 4 इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय के और बच गया, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू टेन रेज टू द पावर 9, और इसका क्या होगा स्क्वायर, राइट। तो अब देखो जरा, हम लोग जब इसको इवेलुएट करेंगे तो अपनों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए जरा। तो क्यू की वैल्यू अगर हम लोग देखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इस पूरे को इवेलुएट करेंगे आप, तो क्यू की वैल्यू मिलती है 4.17, ये 4 है, 4.17 इंटू टेन रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम। ओके, तो दिस इज योर आंसर। सब एक ही टाइप की प्रॉब्लम है, तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी, राइट। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 25 HCV। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। Two identical pitballs each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta. Okay, तो आइए फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, डायग्राम से क्लैरिटी रहती है थोड़ा। ठीक है, दो पिथबॉल्स हैं, ये अपने पास में, ठीक है, ये एल एल लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, एक पर अगर चार्ज क्यू है, दूसरी पर उसका मास मान लीजिए एम है। ठीक है, दोनों पर चार्ज क्यू बोला गया है। ठीक है, तो इसका भी मास एम होगा। ऑल राइट, तो हमसे क्या कह रहे हैं, और इनके बीच का एंगल कितना बोला गया है, इनके बीच का एंगल टू थीटा बोला गया है। तो अगर टू थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा। और इनके बीच की सेपरेशन कितना बोला गया है इक्विलिब्रियम में, इनके बीच की सेपरेशन कुछ नहीं गिवन है। ओके ठीक है, हम लोग मान लेंगे। ऑल राइट, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है, तो एक काम करो, फिर से सारे फोर्सेस शो कर लो, इसी वाले पर शो कर लेते हैं। मान लीजिए इधर एफ ई लग रहा है, और एफ ई की वैल्यू कितनी होगी के क्यू स्क्वायर बाय, इनके बीच की सेपरेशन कुछ मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या माने, आर या थीटा, जो भी मानना मान लो, मान लेते हैं एक्स है। तो ये एक्स है, तो ये भी कितनी होगी एक्स होगी। तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो गई 2x हो गई, राइट। इनके बीच की सेपरेशन हो गई 2x। ओके, तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, एक और फोर्स वर्क कर रहा है इस पर, mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg आ गया इधर। क्लियर है, एक और फोर्स वर्क कर रहा है जिसको हम लोग नाम देते हैं टेंशन। तो आप देखो फिर से टेंशन के कंपोनेंट तोड़ लो अपने, ये एंगल थीटा है, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर कंपोनेंट आया टी कोसाइन ऑफ थीटा, इधर टी कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा अपना टी साइन ऑफ थीटा, ये है टी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम क्या मिल जाएगा देखो जरा। इक्विलिब्रियम में हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, एंड इक्वेशन नंबर 1 टी साइन थीटा इक्वल्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू l और थीटा के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तो अगर मैं साइन थीटा कंसीडर करूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, देखो इन ट्रायंगल, इसको कुछ नाम दे दो ओ या फिर ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो देखो जरा इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, क्या साइन थीटा लिखा जाएगा x अपॉन एल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या x की वैल्यू आ गई l साइन थीटा, राइट। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था मास कितना होगा, तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करें, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा अपने को, देखो जरा ध्यान से, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर ओवर 2x का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या आना चाहिए अपना
साइन थीटा की कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या काम करते हैं, उसको उठा करके उधर ले जाते हैं, implies m इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारी की सारी, m इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4πε0, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉस नहीं कॉट है, कॉट थीटा, कॉट थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एल साइन थीटा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी, क्लियर। तो जब इसको इवेलुएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो जरा ध्यान से अपने को, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, सॉरी कॉट स्क्वायर का कॉट थीटा है, कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 16 पाई अकेला है पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है एल जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पीछे एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग कि आंसर यही है, ठीक है। तो देख लेते हैं पीछे एक बार आंसर सेम है कि नहीं। ओके क्या गिवन है, के क्यू सॉरी क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन 0 जीएल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो गया, ऑलराइट। Now the last problem of this video, that is question number 26 from HCV. Alright, आइए देखिए, a particle having a charge of this is placed directly below at a separation of this from the bob of a simple pendulum. कोई simple pendulum है अपने पास में, सपोज करिए इस तरीके का, उसके जस्ट नीचे क्या रखा गया है, एक पार्टिकल हैविंग ए चार्ज, मान लीजिए उस पर चार्ज Q1 है, और Q1 चार्ज कितना गिवन है अपनों को, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, ये गिवन है, इज प्लेस डायरेक्टली बिलो एंड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सेपरेशन अपनों को कितनी दी है उन्होंने, डी अगर इसको मैं बोलता हूँ तो ये दी है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो उन्होंने कहा है फ्रॉम द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट, द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, इसका मास कितना गिवन है 100 ग्राम्स, ओके। तो और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज, कि इस बॉब को कितना चार्ज दिया जाए, अच्छा ये बॉब का मास गिवन है, सॉरी ये बॉब का मास गिवन है 100 ग्राम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि इसको कितना चार्ज गिवन हो, मान लेते हैं इसको क्यू चार्ज दिया जा रहा है जिसकी वजह से स्ट्रिंग लूज हो जाए। अच्छा देखो अगर स्ट्रिंग लूज नहीं होगी तो इसमें टेंशन आ जाएगा, राइट। तो वो इंस्टेंट जिस पर टेंशन जीरो हो जाए, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब नीचे की तरफ इस पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, नीचे कर रहा है mg, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऊपर की तरफ, और टेंशन भी ऊपर की तरफ होगा, राइट। और बोला जा रहा है जैसी स्ट्रिंग लूज होनी है तो टेंशन क्या हो जाना चाहिए उस केस में, नॉर्मली अगर सिनारियो देखे तो नॉर्मली सिनारियो ये है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, टेंशन प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg हो जाना चाहिए, राइट। मतलब टेंशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg माइनस एफ के, राइट। एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें तो क्या मिलना चाहिए, टेंशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या फिर टेंशन प्लस एफ लिख लो, या फिर टेंशन डायरेक्ट लिख लो, टेंशन किसके इक्वल होगा, mg माइनस एफ, राइट। बट उसने क्या बोला है कि स्ट्रिंग क्या हो जाए हमारी, लूज हो जाए, इतना चार्ज उसको देना है, ठीक है ना। when string becomes loose, when string becomes loose, ठीक है, अगर स्ट्रिंग अपनी लूज हो जाए तो क्या टेंशन जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग में, टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, क्या mg इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, तो mg इज इक्वल टू एफ होने का मतलब क्या हुआ,
कि mg इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर इनके बीच की सेपरेशन दैट इज डी स्क्वायर, राइट। अब हमसे यही चार्ज तो पूछा गया है, तो चार्ज की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर रूट, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये। तो Q इज इक्वल टू कितना मिला, M कितना था भाई 100 ग्राम्स, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3, राइट। केजी में आ गया ये अपना, सही है ना। मल्टीप्लाइड बाई G कितना है 9.81, मल्टीप्लाइड बाई D कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका पूरे का क्या होगा स्क्वायर, राइट। समझ में आया ये सभी को, कोई इशू वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सब सही है ना। m इंटू जी इंटू डी स्क्वायर, अच्छा ये क्यू स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर रूट कैसे है, अलग अलग चार्जेस है ना क्यू और क्यू वन, सॉरी आदत हो गई है ना, क्यू इंटू क्यू वन। तो क्यू की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट को हटाओ, नीचे जाएगा क्यू वन, राइट। वो आदत हो गई है ना इसीलिए, सॉरी ब्लेंडर हो जाता नहीं तो। क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन की वैल्यू कितनी है भाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, राइट। क्लियर है अभी, सब कुछ सही है, राइट। हाँ, तो यहाँ से जब आप इवेलुएट करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो जरा 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगा और ये ऊपर है 10 टू पावर माइनस 4 है ना, ये -7 और -9 ऊपर जाएगा, राइट। और ये -4 कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, ठीक है। तो कितना बचेगा जब आप इसको इवेलुएट करेंगे 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 कूलम, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था, बस कॉन्सेप्चुअल केवल यही चीज थी, अपने को ये ध्यान में रखना था कि जब स्ट्रिंग लूज होगी तो टेंशन क्या हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा, बस ये समझने वाली बात थी, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ ये ब्लंडर हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ओके। वो आदत है के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिखने की, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस अलग अलग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी से समझ में आए होंगे, जो मैंने 26 तक प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं और डिटेल्ड सोल्यूशन देने की कोशिश की है, मैंने हर चीज को कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, ऑलराइट। तो आपको अगर इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, डिटेल्ड सोल्यूशंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।